इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में आज पूरी रात जीरो विजिबिलिटी जैसे हालात नजर आए और इस वक्त भी बहुत ज्यादा घना कोहरा छाया हुआ है। चाहे हम बात दिल्ली की कर ले या फिर नोएडा या फिर गाजियाबाद, गुरुग्राम, मथुरा और इटावा के साथ पूरे उत्तर भारत में इस तरह के घने कोहरे छाए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। घने कोहरे के कारण कुछ इलाकों में विजिबिलिटी बिल्कुल ही शून्य हो गई है, जिसके चलते रेल हो या फिर सड़क या फिर हवाई यात्रा, सब जगह ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। ये आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। रात का वक्त भले हो, लेकिन आप देखिए जीरो विजिबिलिटी है, और जबकि यह रात का नहीं सुबह का वक्त है, जहां पर आपको ऐसा जरूर प्रतीत आ रहा होगा कि रात का वक्त है, लेकिन आप देखिए कि वाहनों की रफ्तार धीमी है क्योंकि घना कोहरा छाया हुआ है। और वहीं राजस्थान में भी सर्दी से राहत नहीं है। श्रीगंगानगर में पिछले 7 दिनों से कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं चूरू समेत और भी कई जिलों में सर्दी का सितम जारी है। लोग घरों में रहने को मजबूर हैं और ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं सड़क पर निकलने वाले वाहन चालकों को कम विजिबिलिटी की वजह से भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं श्रीगंगानगर 7 दिन बीत चुके, लेकिन अभी तक सूर्य देवता नहीं निकले हैं। घना कोहरा छाया हुआ है। 7 दिनों से घने कोहरे के आगोश में पूरा श्रीगंगानगर लिपटा हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से ठंड तो है ही, साथ ही लोगों को काफी ज्यादा परेशानी भी उठानी पड़ रही है सड़क पर चलने पर। और वहीं बात करौली जिले की, जहां पर कई दिनों के बाद एक बार फिर घना कोहरा नजर आया है। विजिबिलिटी घटकर करीब 30 मीटर हो गई है। घने कोहरे के चलते वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिन में बादल छाने की चेतावनी भी दी है। करौली की ये तस्वीरें आप देखिए। कुछ दिन के बाद से फिर से करौली में घना कोहरा छा गया। विजिबिलिटी 30 मीटर की सिर्फ बताई जा रही है। मौसम विभाग ने यहां तक कि ये भी बताया है कि घने कोहरे के बाद बादल भी छा सकते हैं। इसका मतलब बारिश भी हो सकती है और इस हिसाब से ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। कि जीरो विजिबिलिटी की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर विमानों को उड़ान भरने और लैंडिंग में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट पे खास तौर पर कैट 3 ट्रेंड जो पायलट्स हैं, केवल वही रनवे पर आज अब लैंडिंग कर पा रहे हैं या टेक ऑफ कर पा रहे हैं। डेंस फॉग जो है वो एयरपोर्ट के आसपास भी बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में ठंड ने लोगों को बेहाल कर दिया। असम के गुवाहाटी में सुबह के वक्त घने कोहरे का कब्जा दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश के आगरा में तो धुंध ने ताजमहल को ढक दिया और ताजमहल देखने पहुंचे पर्यटकों को कई घंटों तक कोहरे के छंटने का इंतजार करना पड़ा। अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल ही कोहरा है। पिछली बार भी आया था तो इतना ही कोहरा था, तो 11 बजे दिखा था ताज। आगरा के साथ कानपुर में भी ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां सड़क के किनारे सब्जी बेचने वाले लोग अलाव जलाकर खुद को ठंड से बचाते नजर आए, जबकि उत्तराखंड के हरिद्वार में भी लोगों ने अलाव को अपना सहारा बना लिया। यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ बिहार, झारखंड, पंजाब और हरियाणा में शीतलहर का दौर जारी है। बताया गया कि इन राज्यों में आने वाले कुछ दिनों तक सर्दी लोगों को और परेशान करने वाली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में बर्फ का कब्जा नजर आया। गुलमर्ग में हुई बर्फबारी ने वादियों को और खूबसूरत बना दिया, जबकि बर्फ के ऊपर पड़ती धूप ने तो उसे चमकदार बना दिया। वहां इन्हीं वादियों के बीच सैलानी मस्ती करते दिखाई दिए। गुलमर्ग में एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है, जिसे अल्फाज में बयां करना लगभग नामुमकिन है। आप देख सकते हैं हर तरफ से स्नो कारपेट बिछी हुई है, होटल सारे फुल हैं। गुलमर्ग में नीला आसमान, सफेद पहाड़ और हरे भरे पेड़ों को एक साथ देखकर सैलानी खुशी से झूम उठे। वहां बर्फबारी में पर्यटक स्कीइंग करते दिखाई दिए और टूरिस्ट खूब एंजॉय कर रहे हैं। साल 2025 है, यहाँ पे न्यू ईयर के बाद अब बहुत ज्यादा टूरिस्ट का फ्लो बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के अलावा डोडा में बर्फबारी हुई और इसने घरों के साथ सड़कों को भी ढक दिया। वहां हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी दिखी। घरों के बाहर खड़ी कई गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। कई गाड़ियों के बोनेट और छत के ऊपर बर्फ ही बर्फ दिखी, जबकि कुछ गाड़ियों के पहिए तक बर्फ से ढक गए और रास्ता चालू कराने के लिए बर्फ को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 मशीनें बर्फ की मोटी चादर को काटती दिखी। वहां चौकीबल टंगदार कुपवाड़ा सड़क को पूरी तरह साफ किया गया। इसके अलावा कुपवाड़ा के दूसरे इलाकों में भी मशीनें बर्फ हटाती नजर आईं।
यानी एक तरफ बर्फबारी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बन गई, तो वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी ने उनका रास्ता रोक दिया। कुपवाड़ा के साथ सोपोर में भी फिसलन वाले रास्ते में मशीन चलती दिखी और सड़क पर जमी बर्फ को हटाया गया। लेकिन बर्फबारी सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों के लिए आफत बन गई। इसका असर उत्तर भारत के कई राज्यों पर पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में 6 जनवरी तक शीतलहर का सितम जारी रहेगा। इनमें दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा में भी ठंड से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, जबकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होने की संभावना जताई गई। इधर इंदौर में घोष वादन कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दे दिया। मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस के कार्यक्रम प्रदर्शन के लिए नहीं होते। उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस दंड प्रदर्शन या झगड़े के लिए नहीं बल्कि वीरता और अनुशासन के लिए लाठी चलाना सिखाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोई झगड़ा करे तो हमें प्रदर्शन करना पड़ता है, लाठी चलाना सीखने से हिम्मत आती है। करने के लिए नहीं सीखते या झगड़ा करने के लिए नहीं सीखते। सीख गए तो दोनों प्रसंग आ गए तो काम में आती है, प्रदर्शन में भी आती है, निदर्शन में भी आती है। लेकिन प्रदर्शन हमको उत्सव में करना ही पड़ता है और झगड़ा बने तक हम करते नहीं। अब कोई आके हम पर गिर गया तो इलाज नहीं। परंतु लाठी हम इसके लिए नहीं सीखते। लाठी इसलिए सीखते हैं कि लाठी चला सकने वाले मनुष्य को वीरवृत्ति प्राप्त होती है, वो डरता नहीं है। चलो महाकुंभ चले। संगम तट पर भव्य और दिव्य महाकुंभ का पुण्य लाभ लेने के लिए इंतजाम भी खूब किए गए। अरैल में बने टेंट हाउस श्रद्धालुओं के लिए विशेष तौर पर बनाए गए। यहाँ का माहौल और मंत्रोच्चारण महाकुंभ की भक्ति में सराबोर कर देगा। तो वहीं गंगा आरती का भी आयोजन किया जाएगा। महाकुंभ में तैयारियों से जुड़ी पर ये स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें खास हैं। सफेद और केसरिया रंग में बने टेंट हाउस महाकुंभ के आयोजन को खास बना रहे हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु पर्यटन विभाग की ओर से बने लग्जरी टेंट हाउस की बुकिंग करा सकेंगे और रुक सकेंगे। टेंट हाउस के संचालकों ने यहाँ श्रद्धालुओं के लिए लग्जरी सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश की है। 5 एकड़ में बनी ये टेंट सिटी अपने आप में अद्भुत है। यहाँ लग्जरी और डिलक्स 2 कैटेगरी की कॉटेज है। सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए जरूरी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद रहेंगी। ये जो पूरा एरिया है लगभग 5 एकड़ की जगह है। इस जगहों पे सर हमने 200 लग्जरी कॉटेजेस का निर्माण किया है, जिसकी 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं, जो कि एक सेमी डिलक्स कॉटेज है, उसके बाद लग्जरी कॉटेजेस हैं और डिलक्स कैटेगरी भी है। इसमें हमने कुछ एक कॉटेजेस में फैमिली के हिसाब से भी व्यवस्थाएं करी हैं। साथ में हमने यहाँ पर सारी सात्विक भोजन का व्यवस्था किया है, जिसमें यहाँ पे आने वाले जो श्रद्धालु होंगे हमें उन्हें बिना ओनियन बिना गार्लिक का एक सात्विक भोजन का आनंद प्राप्त होगा। चारों ओर भक्ति का माहौल होगा। आस्था का सैलाब संगम तट पर नजर आएगा, लिहाजा यहाँ भक्ति की अविरल धारा कानों में सुनाई देगी। गंगा घाट बनाया जा रहा है। यहाँ आरती भी होगी और स्पीकर पर लगातार मंत्र सुनाई देंगे, जो आपको मंत्र मुग्ध कर देंगे। सर हमारे ठीक पीछे की तरफ गंगा जी का बहाव है और शाम को यहाँ पर पूरा गंगा घाट हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें निर्मित रूप से रोज के हिसाब से गंगा जी की आरती की जाएगी। लोग उसका आनंद ले सकते हैं। इस पूरे कैंपस को हम लोगों ने स्पीकर्स के माध्यम से फुल फ्लेज किया हुआ है, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ मंत्र का उच्चारण होता रहेगा, जिससे लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी डेवलप होगी और शाम को इसको हम लोग गंगा आरती के साथ समापन करें। प्रयागराज में महाकुंभ की नित नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई साधु संत तप कर रहे हैं तो कई हठ योगी दिखाई देने लगे हैं। अखाड़ों का छावनी प्रवेश जारी है तो इंतजाम भी अंतिम चरण में है। पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है।
और बस इंतजार है तो सिर्फ औपचारिक ऐलान का, जब साधु संत और सन्यासी संगम में महाकुंभ पर आस्था की पहली डुबकी लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इस बीच आपको बड़ी खबर चीन से बताते चले, जहां कोरोना से भी खतरनाक वायरस फैल गया है। जी हां, इस खबर के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। बताया गया है कि नए वायरस के लक्षण कोरोना की तरह ही हैं। इस नए वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, जो कि एक आरएनए वायरस है। बताया गया है कि वहां के अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइन लगी है। एक हॉस्पिटल की तस्वीर भी सामने आई है जो मरीजों से खचाखच भरा है। बताया यह भी गया कि इस वायरस का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों, बुजुर्ग और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों पर पड़ रहा है, और इस वजह से ही ये लोग गंभीर रूप से बीमार भी हो रहे हैं। खबर भी तो ये भी आई थी कि इमरजेंसी लॉकडाउन यहां तक कि चाइना में लगा दिया गया, लेकिन इसको लेकर कोई भी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन हाँ, इस सब के बीच में जब चाइना में यानी HMPV वायरस की जो हम बात कर रहे हैं, उसको लेकर जरूर अस्पतालों में बेड नहीं खाली है और मरीजों का तादाद बढ़ गया है, लेकिन WHO की तरफ से अभी इस पर कोई भी डिक्लेरेशंस नहीं आए हैं। यह भी बताया गया है कि यह वायरस बच्चों पर ज्यादा इफेक्ट करता है। इस वायरस को लेकर भारत के डॉक्टर का क्या कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। नाक और सांस की भी थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, और इसके लिए कोई ट्रीटमेंट अभी उपलब्ध नहीं है। इसका अभी कोई उपचार नहीं है। आराम करने से अधिकतर लोग ठीक हो जाते हैं, गंभीर अवस्था इसमें नहीं आती है। यूजुअली ये माइल्ड डिजीज होती है। इसमें बहुत छोटे बच्चों को और बहुत उम्र के लोगों को, और जिनका रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कम है। और एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बता रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। ठेकेदार के घर में बने सेप्टिक टैंक में पत्रकार का शव मिला है। ठेकेदार सुरेंद्र चंद्राकर पर पत्रकार की हत्या कराने का आरोप लगा है। बताया यह भी जा रहा है कि पत्रकार ने 120 करोड़ के सड़क घोटाले का पर्दाफाश किया था, जिसके बाद से उसकी हत्या करवा दी गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजापुर में पत्रकार मुकेश की हत्या का ये सनसनीखेज मामला, जहां पर एक ठेकेदार पर इस पत्रकार की हत्या करने का आरोप लगाया है, क्योंकि पत्रकार ने ठेकेदार के 120 करोड़ के घोटाले का, सड़क घोटाले का जिक्र कर दिया था, उसका पर्दाफाश कर दिया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पत्रकार की, जिसकी हत्या हो गई है। तस्वीरें आप भी देखिए कि जो ठेकेदार है उसके टैंक में, इस सेप्टिक टैंक में इस पत्रकार का शव मिला है, और ठेकेदार के ऊपर ही अब सारे शक उठ रहे हैं। जो शक की सुई है वो ठेकेदार की तरफ ही घूमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सड़क घोटाले ठेकेदार से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, और जिसका पर्दाफाश पत्रकार के द्वारा किया गया था, और उसके बाद से ही पत्रकार का शव सेप्टिक टैंक में पाया गया है, वो भी ठेकेदार के सेप्टिक टैंक में। और एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बता रहा है, बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर जारी घमासान के बीच आज पटना में बापू सेंटर पर रद्द हुई परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। इसको लेकर पटना में 22 सेंटर बनाए गए। हालांकि अभ्यर्थी अभी भी पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जिसे देखते हुए इन 22 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। जिला प्रशासन की तरफ से जारी दिशा निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 163 लागू रहेगी, और साथ ही 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने का पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार के हथियार को लेकर चलने पर पाबंदी है, और इसके अलावा पूरे क्षेत्र में लाउड स्पीकर बजाने, परीक्षा कार्य में शामिल लोगों के मोबाइल फोन रखने और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग पर भी रोक रहेगी। और आज बीपीएससी का री एग्जाम होने वाला है। इस बीच अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं।
और अभ्यर्थियों के साथ अब विपक्ष भी मैदान में उतर आया है। प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे हैं। पप्पू यादव पर प्रदर्शन को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। वहीं पटना में प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस और लेफ्ट के विधायकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। पटना में बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है। सुरक्षा के सख्त इंतजाम यहां पर किए गए हैं। अभ्यर्थियों का प्रदर्शन है कि जो एग्जाम हो रहा है उसको रद्द किया जाए। वहीं पर सांसद पप्पू यादव पर एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज भी अब अभ्यर्थियों के समर्थन में उतर आई है। प्रशांत किशोर भी यहां पर बैठे हुए। आपने इसके पिछले भी देखा, जब न्यू ईयर के दरमियान जब लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा किया गया था, प्रशांत किशोर ही उन अभ्यर्थियों को लीड कर रहे थे। लेकिन जैसे वहां पे गए तो अभ्यर्थी सीएम आवास की तरफ रुख करने लगे और पुलिस की अपनी एक डेकोरम होता है जिसको मेंटेन करना होता है। यातायात रोकने का भी आरोप यहां पर कांग्रेस और लेफ्ट के एमएलए के ऊपर लगवाया गया है। वहीं बीपीएससी को लेकर जारी राजनीतिक घमासान के बीच जेडीयू और बीजेपी ने भी प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला है। क्या कुछ है, देखिए जरा। ये राजनीति के त्रिदेवा हैं। युवा और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर आमदा हैं, बेचैन हैं। स्वाभाविक रूप से माननीय तेजस्वी यादव, माननीय पप्पू यादव, माननीय प्रशांत किशोर जी में इस सवाल पर आपसी प्रतिस्पर्धा है और शिकार बना रहे बिहार के नौजवानों को, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। छात्रों के भविष्य को राजनीति से मत खेलिए प्रशांत किशोर जी और पप्पू यादव जी। आप दोनों किस तरह के लोग हैं ये पूरा देश जानता है। आप लोग जो है राजनीति की दुकान चलाते हैं रुपया पैसा और लाभ के लिए। आप लोग जो है किसी की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं। संभल हिंसा केस में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर बिजली चोरी केस में उनसे करीब 2 करोड़ तक वसूलने की तैयारी हो रही है। और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। जियाउर रहमान बर्क को हाई कोर्ट से बड़ा झटका। संभल के विनियमित क्षेत्र में कोई भी निर्माण या नव निर्माण कराने से पूर्व मानचित्र स्वीकृत कराना होता है, जो इस प्रकरण में नहीं कराया गया था, तो उसी क्रम में उनको नोटिस जारी किया गया। जामा मस्जिद हिंसा मामले में रद्द नहीं होगी एफआईआर। पुलिस चौकी की जमीन के दावे पर घिरा वक्फ बोर्ड। तो हमारे सूत्रों से पता चला है कि वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति है। फर्जी दस्तावेजों के मामले में फंसे असदुद्दीन ओवैसी। आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना रही। संभल की सियासत में जियाउर रहमान बर्क से लेकर वक्फ बोर्ड और असदुद्दीन ओवैसी तक बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं और उनकी मुश्किलें भी बढ़ने वाली है, क्योंकि एक तरफ संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को झटके पर झटके लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस चौकी की जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा प्रशासन की जांच में फर्जी पाए जाने के बाद अब वक्फ बोर्ड और असदुद्दीन ओवैसी भी घिरते नजर आ रहे हैं। आज ही इलाहाबाद हाई कोर्ट से संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बड़ा झटका लगा है। 24 नवंबर को संभल के जामा मस्जिद में हुई हिंसा के मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग हाई कोर्ट ने ठुकरा दी है। हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि बर्क के खिलाफ एफआईआर रद्द नहीं होगी, पुलिस की जांच जारी रहेगी। हालांकि हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस फिलहाल जियाउर रहमान बर्क को गिरफ्तार ना करे। पुलिस बर्क को पहले पूछताछ के लिए नोटिस जारी करेगी, लेकिन अगर जियाउर रहमान बर्क पूछताछ में शामिल नहीं होते और पुलिस की जांच में सहयोग नहीं करते, तब उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। दूसरी तरफ जियाउर रहमान बर्क बिजली चोरी और अवैध निर्माण के मामले में भी घिरे हुए हैं। आज ही जियाउर रहमान बर्क को प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण को लेकर तीसरा नोटिस भेजा गया। अगर उन्होंने अवैध निर्माण नहीं हटाया तो उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चल सकता है। उधर 24 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद में हिंसा के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने वाले एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो हिंसा को अंजाम देने के बाद दिल्ली भाग गया था और दिल्ली के जहांगीरपुरी और लक्ष्मी नगर इलाके में छिपा हुआ था। इनको नोटिस जारी किया गया था, तो उस पहले नोटिस में इन्होंने समय मांगा
और दूसरी बार में इन्होंने जो आपत्ति प्रस्तुत की है, उस आपत्ति के क्रम में इनको अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तीसरी बार नोटिस दी गई है। अब आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? वो उनके द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है या जो भी इसका उत्तर प्रस्तुत किया जाता है, उसको देखने के बाद ही अगली प्रक्रिया के बारे में हम लोग निर्णय लेंगे। इसका पता लगाया गया तो पता चला कि ये यहाँ से फरार है और दिल्ली में कहीं रह रहा है। दिल्ली में लक्ष्मीनगर और जहांगीरपुरी इन दोनों जगह पे भी दबिश दी गई, तब वो वहाँ से फरार होकर कहीं अन्य जगह चला गया। करीबन 1 महीने की धरपकड़ के बाद में इस व्यक्ति को पकड़ा गया है, कल जेल भेजा गया है। इसके पास से 12 बोर का एक कंट्रीमेड वेपन भी रिकवर हुआ है, 2 लाइव कार्ट्रिजेज भी रिकवर हुए हैं और जो छर्रे जो उस दिन पीआरओ साहब के और हमारे पाँव में लगे थे वो भी 12 बोर के थे, विच आल्सो प्रूव्स दैट कि इनके द्वारा इस तरीके का असले का प्रयोग किया गया और रिकवरी भी इन साजे और तिल्लन से की गई है और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश सभी लोगों के लिए है कि जो भी व्यक्ति पुलिस के ऊपर इस प्रकार की घटना में सम्मिलित रहेगा या इस तरीके का कृत्य करेगा, उत्तर प्रदेश पुलिस है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। संभल की जामा मस्जिद के पास बन रही सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी की जमीन पर जिन लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टी होने का दावा किया था, अब उनकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन की जांच में ऐसे सभी दावे फर्जी पाए गए। वक्फ बोर्ड और ओवैसी ने दावा किया था कि संभल में जहां पुलिस चौकी बन रही है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। इसके लिए बाकायदा दस्तावेज भी पेश किए गए। असदुद्दीन ओवैसी ने तो सोशल मीडिया पर दस्तावेज भी पोस्ट किए और पुलिस चौकी की जमीन के वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होने का दावा किया। लेकिन जब प्रशासन ने एक 3 सदस्यीय टीम बनाकर इन सभी दस्तावेजों की जांच करवाई तो ये फर्जी पाए गए। इसके बाद इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है। पुलिस का ये भी कहना है कि वक्फ की प्रॉपर्टी के दावों को लेकर झूठे दस्तावेज सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे सूत्रों से पता चला है कि वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति है। उस जगह पे पुलिस चौकी बनाना मुनासिब नहीं है और न ही बननी चाहिए। वक्फ की संपत्ति को न बेचा जा सकता, न ही उस पर अवैध कब्जा किया जा सकता। लेकिन जिस अंदाज से पुलिस चौकी बन रही है उससे ये एहसास होता है कि शायद जो तेजी दिखा रही है वहां पे पुलिस बनाने में, कि ये अवैध तरीके से वहां पे पुलिस चौकी बनाई जा रही है। वक्फ की अगर ये है तो आगे चल के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से अगर पुलिस चौकी को हटाना पड़ा तो पुलिस को कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। हमारा तो यही कहना है कि किसी भी अवैध जगह के ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों को कोई भी निर्माण नहीं कराना चाहिए। जो प्रथम परीक्षण हमने कराया 30 सदस्यीय कमेटी के द्वारा, उसमें कुछ इरेगुलरिटीज थी और यदि और भी कोई आते हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। जो भी आएंगे उनका परीक्षण करेंगे, जांच करेंगे और जो भी नियमानुसार होगा वो कार्रवाई करेंगे। कुछ जो दस्तावेज सर आए थे आपके पास, ये दस्तावेज किन हाथों से होकर आए हैं? मतलब कोई लोग क्या मैनुअली लेकर आए? 30 दिसंबर को एक डेलीगेशन आया था और डेलीगेशन के माध्यम से हमें प्राप्त हुए थे। उसी के माध्यम से जैसे वो दस्तावेज आए हमने एक 30 सदस्यीय कमेटी बैठा दी थी जिसके माध्यम से उनका परीक्षण किया गया। हर गलती की सजा होती है और मुआवजा भी उसी का एक रूप है, लेकिन ये बात ओहदेदारों को कौन समझाए। दौसा से ऐसी एक खबर आई है जहां कोर्ट की टीम CMHO ऑफिस कुर्क करने पहुंच गई। देखिए रिपोर्ट। कुर्क की आदेश लेकर पहुंची टीम। ऑफिस में मचा हड़कंप, सुन ले हुक्मरान, नहीं बचेगी जान। कुर्सी पर अधिकारी के काबिज होने का इंतजार हो रहा है उस अफसर का जिसके ऑफिस पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं है और जो अपनी गैर हाजिरी में अपने मातहत के ऑफिस पहुंचने की बात कह चुका है। हेलो, हम ऑफिस आए थे, आपका अटैचमेंट वारंट था ऑफिस का। गुड्डी देवी, मैं नाम CMHO। फोन पर इस तरफ कोर्ट के अमीन विनोद शर्मा है और उस तरफ दौसा के CMHO सीताराम मीना है। टीम ने जब CMHO डॉक्टर सीताराम मीना को फोन लगाया तो उन्होंने डिप्टी CMHO को दफ्तर में पेश होने के निर्देश देने की बात कही, लेकिन डिप्टी साहब ने भी अपनी मजबूरी गिनवा दी। इस लोक अदालत दौसा का फैसला था
जिसमें हमने कुर्की कार्रवाई के लिए हम यहाँ आए थे। सीएमएचओ साहब को 10:50 में फोन किया तो उनके द्वारा कहा गया कि मैं अभी थोड़ा लेट आऊंगा, तो वो 11 बजे तक यहाँ उपस्थित नहीं हुए। उनके द्वारा कहा गया डिप्टी सीएमएचओ महेंद्र जी गुजर को मैं भेज रहा हूँ। उसके करीबन आधा घंटे बाद महेंद्र जी का फोन आया कि मैं आज किसी केस में हाईकोर्ट गया हुआ हूँ, इसलिए वो नहीं आ पाए। लेकिन ऐसा हुआ क्या जो सीएमएचओ ऑफिस के उपकरणों की कुर्की की नौबत आ गई? लालसोट थाना इलाके के एक महिला ने 3 संतानों के बाद 6 दिसंबर 2022 को लालसोट के सरकारी हॉस्पिटल में नसबंदी कराई। 12 जनवरी 2023 को नसबंदी का प्रमाण पत्र भी मिल गया। अप्रैल 2023 में पेट दर्द की शिकायत पर सोनोग्राफी कराई। जांच में प्रेगनेंसी का पता चला। महिला ने 18 अगस्त 2023 को चौथे बच्चे को जन्म दिया। पीड़िता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। श्रीमती गुड्डी देवी प्रजापति ने 6 दिसंबर 2022 को लालसोट जिला चिकित्सालय में अपनी नसबंदी करवाई थी। नसबंदी ऑपरेशन फेल होने के कारण गुड्डी देवी का गर्भ ठहर गया और 19 अगस्त 2023 को डिलीवरी हुई, जिस बाबत चिकित्सा विभाग में शिकायत भी की गई एवं क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन भी किया गया, लेकिन कोई क्षतिपूर्ति अदा नहीं की गई। फरवरी 2024 में न्यायालय में परिवाद पेश किया गया। कोर्ट ने पीड़िता को 70,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। सीएमएचओ ने 29 मार्च 2024 को 30,000 रुपए दे दिए। बाकी के 40,000 रुपए देने में टाल मटोल करने लगा। माननीय न्यायालय के आदेश पूर्व ही विभाग ने 30,000 की राशि बीच में अदा कर दी, परंतु आदेश 30/5/2024 के अनुसार बाकी के 40,000 रुपये आज तक अदा नहीं किए, जिस बाबत फिर सितंबर 2024 में न्यायालय श्रीमान के यहाँ वसूली के लिए इजराई पेश की गई। शुक्रवार को कुर्की आदेश लेकर टीम पहुंच गई। अधिकारी और उनके ड्राइवर गायब हो गए। अब कोर्ट से 15 दिन का समय मांगा गया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी लेता ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए।